रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लाद कर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। ए जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप। रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है। आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। ए जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई। अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए
आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा, मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए। सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग अमीर थे। गांव में माइकल नाम का एक आदमी रहता था। माइकल पढ़ा लिखा था और दिमाग का तेज था, लेकिन बहुत आलसी था। उसका कोई नौकरी करने का मन नहीं करता था। नौकरी तो बेवकूफ लोग करते हैं, मैं तो दिमाग लगाकर पैसे कमाऊंगा। गांव में बाहर से तांगे पर लदकर व्यापारियों का सामान आता था। माइकल रास्ते में कीले खड़ी करके रख देता और छिप जाता। जब व्यापारियों के तांगों के टायर फट जाते तो माइकल अपना तांगा लेकर पहुंच जाता। दद्दा, अगर आपका तांगा चलने लायक नहीं रह गया हो तो मेरा तांगा इस्तेमाल में ले लीजिएगा। धन्यवाद माइकल। माइकल अपने तांगे से सामान ढो देता और व्यापारियों से उसकी बड़ी कीमत वसूलता। दद्दा, 5,000 हो गए। इतनी सी दूर के सामान ढोने के 5,000 कैसे हो गए? मेरा घोड़ा सिर्फ काले अंगूर खाता है, इसलिए खर्चा ज्यादा आता है। 5,000 दीजिए, वरना आपका सामान वहीं वापस डाल जाऊंगा जहां से लेकर आया था। इस तरह 1-2 दिन में ही कई हजार रुपए इकट्ठे कर लेता और फिर गांव में आवारागर्दी करता हुआ घूमता। एक दिन माइकल जब नदी पर मटर गश्ती कर रहा था तो उसके हाथ की सोने की अंगूठी अचानक अपने आप निकलकर नदी में जा गिरी। मेरी अंगूठी अपने आप नदी में कैसे खींची चली गई? नदी के अंदर से एक विशाल चुंबक बहकर आ गई। इतनी बड़ी चुंबक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। माइकल एक ट्रक किराए पर लेकर आया और उसने ट्रक से खींचकर चुंबक को बाहर निकाला। चुंबक पर सोने की चीजें चिपकी हुई थीं। लगता है ये चुंबक सोने की वस्तुओं को बहुत दूर से खींच लेती है। माइकल चुंबक को अपने घर ले गया और उसका उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। हाँ, मैं समझ गया, इसका उपयोग कैसे करना है। माइकल ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। फिर उसने चुंबक को हेलीकॉप्टर के नीचे बांध दिया। वो हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ लोगों के घरों के ऊपर से गुजरा। गांव वालों ने जो भी सोने के आभूषण पहने थे और उनके घर में जो भी सोने का सामान रखा था, वो सब अपने आप खिंचता हुआ खिड़की दरवाजों से निकलकर चुंबक में जा चिपका। इस तरह माइकल ने ढेर सारा सोना इकट्ठा करके सोने से अपना घर भर लिया। गांव के लोग माइकल के घर पहुँचे। माइकल, तुमने हमारा सोना चुराया है, हमारा सोना वापस करो। किसने कहा कि मैंने तुम्हारा सोना चुराया है? क्या मैं तुम्हारे घर में घुसा? नहीं, तुम हमारे घर में नहीं घुसे। तो फिर तुम्हारा सोना मेरे पास खिंचकर खुद आया है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता था। मैंने चोरी नहीं की, इसलिए सोना वापस मिलने की बात भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो मुझसे सोना खरीद सकते हो। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तर्क के हिसाब से माइकल की बात सही थी, उसने चोरी नहीं की थी। सोना खुद ही खिंचकर उसके चुंबक के पास चला गया था। गांव के लोग वीर बुद्धि नाम के एक व्यापारी के पास अपनी समस्या लेकर गए। वीर बुद्धि गांव में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। अच्छा, तो वो तुम्हारा सोना खींच रहा है
और कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की। हम उसी के तर्क से उसे हराएंगे। वीर बुद्धि ने सोने की खान से सोना निकालने वाले अपने एक दोस्त से 100 क्विंटल सोने का पत्थर बनाने को कहा। इतने बड़े सोने के पत्थर को तुम खरीद कैसे पाओगे? मुझे खरीदना नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए किराए पर चाहिए। वीर बुद्धि ने 100 क्विंटल का सोने का पत्थर गांव के एक बड़े से घर में रख दिया। उस शाम जब माइकल हेलीकॉप्टर से चुंबक उड़ाता हुआ मकान के ऊपर से गुजरा तो 100 क्विंटल के शक्तिशाली सोने के पत्थर ने चुंबक को अपनी ओर खींच लिया। ये क्या? रस्सी कैसे टूट गई? मेरी चुंबक किसने ले ली? माइकल मकान में पहुंचा। मकान में वीर बुद्धि और बाकी व्यापारी पहले ही मौजूद थे। मेरी चुंबक वापस करो, तुमने मेरी चुंबक चुराई है। हमने तुम्हारी चुंबक नहीं चुराई, वो खिंचकर स्वयं ही हमारे पास आई है, क्योंकि वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती थी। अब अगर अपनी चुंबक वापस चाहते हो तो सारे व्यापारियों का सोना वापस करो। माइकल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे चुंबक के बदले व्यापारियों का सोना लौटाना पड़ा। इस चुंबक का उपयोग तुम नदी और समुद्र में करो, क्योंकि वहाँ पर कई चीजें बहकर आ जाती हैं। इस तरह तुम पैसे कमा सकते हो। माइकल ने वीर बुद्धि की बात मान ली और गांव के लोगों का सोना खींचना बंद कर दिया।